जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों के डिमांड पर सीएमए फाउंडेशन का लेकर आया हूं बच्चों बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके सर? 2 चैप्टर की ही बात कर रहा हूं मैं अभी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। बच्चों दो करके ऐसे लाते रहेंगे स्टैटिस्टिक्स में। तो आज मैं वो उन 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं बच्चों जो आपके रिपीटेटिव एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, सिर्फ मैं अगर सीएमए फाउंडेशन की बात करूं, अगर आप ये अच्छे से करके जाओ, मैं एक एक क्वेश्चन जो है बच्चों जीरो लेवल से कराऊंगा, जीरो लेवल से सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, हर ऑप्शन को डिटेल में बताऊंगा। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने नोट करना है बच्चों, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए, ध्यान रखो, क्योंकि मुझे पता है और सब्जेक्ट की भी आपने तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं तो उन तक भी शेयर करें, जरूर शेयर करें, और वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो 2 चैप्टर्स के हम क्या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड अनदर वन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है पहला क्वेश्चन सर? बड़े गौर से एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। सर क्वेश्चन 1 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज साइनोनिमस वर्ड। इसका मतलब है सिमिलर। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर ऑप्शन देखें हम, ठीक है, पहला दे रखा है ऑप्शन ए में स्टैटस, दूसरा है स्टैटिस्टिक TIK, और तीसरा है स्टैटिस्टा। ठीक है, तो स्टैटस का बच्चों हम लैटिन में स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं? लैटिन में हम कहते हैं स्टैटस, ध्यान रखना। अगर बात करूं स्टैटिस्टिक की तो इसको हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है, और बात करें स्टैटिस्टा तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों इटालियन वर्ड के तौर पर। तो इन सब का मीनिंग क्या है? स्टैटिस्टिक्स ही है। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों ये आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बच्चों कि देयर आर 4 पर्सन नेम्ड A, B, C and D. A is a सेल्स पर्सन whereas B, C, D are students. बोला है जो A है वो सेल्स पर्सन है, जबकि हमारे पास जो B, C, D जो दे रखे हैं वो स्टूडेंट्स हैं। A ने क्या किया? कलेक्टेड सेल्स फिगर फॉर हिज रीजन एंड B, C, D यूज दिस डेटा इन ऑर्डर टू स्टडी सेल्स पैटर्न। A ने क्या किया बच्चों? कलेक्ट किया सेल्स फिगर, अपने आप से सेल्स फिगर उसने कलेक्ट किया अपने एरिया का कि भैया यहाँ पे इतना सेल्स हो रहा है, इतना सेल्स हो रहा है, तो डायरेक्टली वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइमरी डेटा है। बट इस डेटा को इस्तेमाल कौन कर रहा है? B, C, D इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने सेल्स पैटर्न को स्टडी करने के लिए, मतलब उसके सेल्स पैटर्न को स्टडी करने के लिए। तो ये क्या है डाटा? उनके लिए ये डेटा जो है ये सेकेंडरी डेटा है। एम आई राइट? तो बोला कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? तो बच्चे ऑप्शन ये बोला है बी यूजेस सेकेंडरी डेटा। क्या बी सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा है? यस। प्राइमरी डेटा किसने कलेक्ट किया? ए ने, बट यूज कौन कर रहा है? बी कर रहा है उसके डेटा को, तो वो क्या हो गया बच्चों? सेकेंडरी डेटा हो गया सर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ए एंड बी बोथ आर यूजिंग प्राइमरी डेटा, नहीं, गलत है, ओनली ए इज यूजिंग प्राइमरी डेटा, तो ये गलत है। ए बी सी डी आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, नहीं, क्योंकि ए तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा है। बी सी डी आर यूजिंग प्राइमरी डेटा, नो, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन जो आपका ए है ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज। हम डेटा को जब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जब हम डेटा को अरेंज करते हैं वही तो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ना? सिमिलर क्वालिटी की तरह अगर मैं अरेंज करता हूं वही तो क्लासिफिकेशन है। मान लो मैं सोप की बात कर रहा हूं, साबुन की, जब हम परचून की दुकान में जाते हैं तो आप देखते हो क्या सोप रखा जाता है ना, तो कपड़े धोने का अलग, नहाने का अलग, बर्तन धोने का अलग। तो यहाँ पे क्या अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग साबुनों को अलग अलग जगह रखा जाता है, कपड़े धोने के अलग, नहाने के अलग, बर्तन धोने के अलग, है कि नहीं है? तो ये क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बोला है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फ्रीक्वेंसी। नहीं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं रखा जाता कि इनकी संख्या ज्यादा है तो इधर कम है तो इधर, ऐसा नहीं रखा जाता है। वो क्या कैरेक्टर लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, दूसरा देख रहे हैं, इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। साफ साफ
कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या बोला यहाँ पे, एफिनिटीज, मतलब सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी आप कह सकते हैं, ठीक है, एफिनिटीज का मतलब। तो सिमिलर क्वालिटी या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार ही अरेंज किया जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कॉमन फ्रीक्वेंसीज। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, बोला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम, टाइम के अनुसार क्लासीफाई लिखा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। अगर मैं कहूं 2015 से लेकर 2022 तक कितने बच्चों ने सीए का एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं क्या टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, समझ में आया? तो दिस इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना, हर चीज मैं डिटेल में बता रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। बोला है विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट। तो जो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है बच्चों वो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे लिए। टेक्सचुअल क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्म में दिए जाते हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं पड़ता है, तो उसमें कुछ समझ में नहीं पड़ता है, काफी दिक्कतें हो जाती है ना। टेबल फॉर्म में क्या डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना मेल इतना फीमेल, तो वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्म भी है जिसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म कहते हैं, वो सिर्फ देखने में क्या लगता है? अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं? तो डायग्रामेटिक जो है वो है अट्रैक्टिव, बट एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा क्या? टेबुलर। तो क्या है ऐसा ऑप्शन? पहला बोला डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज प्रीफरेबल टू टेबुलर प्रेजेंटेशन, नहीं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ये तो होगा नहीं। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज प्रीफरेबल टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, हाँ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा अगर एक्यूरेसी की बात की जा रही है तो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट देखेंगे। इन अ कंटिन्यूअस सीरीज लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट वैल्यू, यस बिल्कुल ट्रू है। आप लोग देखते हो यहाँ पे जैसे 0 to 10 है ना, 10 से 20 ये कंटिन्यूअस सीरीज है, 20 से 30 ये जो आपके लोअर लिमिट है, ये सारा आपका क्या है? लोअर लिमिट है। ये आपका एक्यूरेट क्या वैल्यू को बताता है, मतलब 0 है तो 0 यहाँ पे बताएगा, 10 है तो ये 10 लोअर लिमिट में बताएगा, 20 है तो 20 लोअर लिमिट में बताएगा। बट अगर अपर लिमिट की बात करें, 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, 20 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, 30 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो लोअर लिमिट है ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा क्या? एग्जैक्ट वैल्यू को। तो एग्जैक्ट वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट अपर लिमिट में ध्यान रखना वो कहां होगा? लोअर लिमिट में। क्लियर? यस सर, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है मेरे बच्चों? इन हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल आर टेकन एज हाइट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर ब्रेथ। देखो हिस्टोग्राम नॉर्मली हम लोग, ठीक है, जैसे ये बना रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे मैंने हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है, सपोज सही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों ये क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो 0 to यहाँ पे मान लो 5 है, ठीक है, सपोज ये 5 है, ये 10 है, इस तरीके से। तो ये जो है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, और ये क्लास इंटरवल। बच्चों ध्यान रखना ये इसको ब्रेथ कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपका ये 0 to 5 ये ब्रेथ है। तो जो ब्रेथ है वो क्लास इंटरवल को डिनोट करेगा, और जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये हाइट, इसे हाइट कहते हैं हम, जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो क्या ये सही बोला है? बोला हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल आर टेकन एज हाइट, नहीं गलत है, क्लास इंटरवल को क्या लेते हैं? ब्रेथ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉल्स है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। और जो फ्रीक्वेंसीज है उसे क्या लिया जाता है? उसे ब्रेथ नहीं लिया जाता है, उसे हाइट लिया जाता है कि देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एकदम लॉजिक बेस्ड। बस चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला सर? अ डिस्क्रीट वेरिएबल कैन एज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यूज एंड देयरफॉर इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। बोला है जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होते हैं? जो संपूर्ण नंबर होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, है ना, जैसे 3, 5, 7 ये होता है ना। और ये क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट को तो क्या बताता है? जैसे मैं बोलूं नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो भैया आप क्या बोलोगे? सर 3 हो गए, सर 4 हो गए, क्या ये बोलोगे? सर 2.3 नहीं बोलोगे ना। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, सर 2.1 बोलोगे? नहीं।
सर 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज ऐसे बोलोगे, है कि नहीं? तो ये जो पूरा नंबर, संपूर्ण नंबर, फाइनाइट नंबर जो बात कर रहे हैं, है ना, जिसे 2, 3 पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, हाँ पूरा नंबर, समझ में आ गया? तो वो क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट को ही बताता है, ठीक है? तो क्या बोला, डिस्क्रीट वेरिएबल कैन एज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यूज एंड देयरफॉर इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है? तो ये क्या, फॉल्स है, एग्जैक्ट नॉट बोला है यहाँ पे, अगर नॉट नहीं बोला होता तो ये ट्रू होता, ठीक है? क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट ही तो बता रहे, जिसमें नंबर ऑफ रूट एक्शन बताया, नंबर ऑफ पेजेस, तो ये एग्जैक्ट ही है, ये है ना? चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 9, ध्यान से समझना क्या है, ठीक है? इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, बट ऑप्शन में दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते हैं इसको ऐसे ही। क्या बोला है, एवरेज ऑफ 10 टर्म्स इज 6, ठीक है? एवरेज, एवरेज मतलब मीन, मान लो एक्स बार आपको क्या है, 6 है। फाइंड न्यू एवरेज, मान लो न्यू एवरेज निकालना है, वाई बार, इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है? पहला बोला है मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर क्या बोला है, अगर हर टर्म को x के अंदर ऐसे समझो, x के अंदर ना बच्चे मेरे, x के अंदर मान लो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है? मान लो सपोज लेटेड भी, ठीक है, जो भी है, मान लो ये है। अब इसका कोई भी एक मीन आ गया, मान लो x बार आ गया। अब बोला इस जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सबको अगर किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सीरीज जो y लिया मैंने उसका जो मीन आएगा दैट इज y बार, वो कितना आएगा वो बताना है, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो जो हमारा ये जो मीन आया है x सीरीज का, ठीक है, क्या आ गया, x सीरीज का जो मीन आया, मान लो कुछ भी आया, आप कर लो 4, 3, 7, 8, 9, ठीक है, 9 आया, 9/3 मतलब कितना आ गया, 3 आया। तो ये अगर 3 आया x सीरीज का मीन, ठीक है, तो y सीरीज का क्या आएगा, चेक करो, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, तो 8 और 6 4 10 18 18 आया। तो 18/3 करोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब इसका ट्वाइस आया। अगर आपने ट्वाइस क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना सबके साथ 2 2, तो मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा नया सीरीज का जो मीन आया वो भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। 3 था तो क्या हो गया, 6 हो गया, ट्वाइस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या, जो मीन होता है वो अफेक्ट होता है, मतलब उसमें चेंज आता है, कब, ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, जब ओरिजिन और स्केल में चेंज आता है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो स्केल की बात करते हैं, ठीक है? तो जब ओरिजिन में चेंज होगा या स्केल में चेंज होगा तो बच्चों क्या होगा, मीन भी नया आएगा, ठीक है? तो वही चीज बोला यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 तो क्या बोला, फाइंड न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या आ जाएगा बताओ, आप खुद बताओ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 था ये अब क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर सर 12 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद डिवाइड बाय 5 वही चलेगा, ये भी स्केल है ना? अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो मान लो कि अगर हम नया निकाल रहे हैं, जेड निकाल रहे हैं, जेड मीन, तो क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? उसके बाद थर्ड बोला है 3 इज एडेड टू ईच टर्म। अगर 3 ऐड हुआ, ठीक है, अगर 3 ऐड हुआ तो मान लो पहले क्या था, ये 6 आया। अब मैं एक नया सीरीज ले रहा हूं, मान लो कोई भी, मान लो जेड लिया, पी बार ले रहा हूं, तो बेटा इसके साथ भी 3 ऐड हो जाएगा, 6 3 9, क्योंकि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट बोलते हैं तो चेंज इन ओरिजिन, तो जो मीन है वो चेंज इन ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है। तो वही किया बच्चों, 6 + 3 9। अब 4 इज सब्ट्रैक्टेड बोला है तो भैया 4 इससे कम कर दो, तो 6 - 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? तो एक एक ऐसे तो पूछेंगे नहीं, हाँ कोई एक पर्टिकुलर आपसे पूछ सकते हैं, तो ये मैंने आपको इसलिए डिटेल में समझा दिया। इसका मतलब ये है कि जो मीन है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल, कि अगर सीरीज के साथ कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, नया मीन क्या हो जाएगा, उतने हिसाब से ही क्या, हाँ उतने टाइम ही बढ़ेगा या डिवाइड होगा, ठीक है? अगर प्लस या माइनस होता वो ओरिजिन हो गया तो उतने हिसाब से ही मीन क्या बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है बच्चों? चलो, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट देखना है। चलो, अच्छा कंसेप्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देखो, बोला है समेशन एक्स, आपको ये दे रखा है मेरे बच्चों, सीधा सीधा देखो,
चलो जी, आपको बोला है मेरे बच्चों समेशन x इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर, यहां पे दे रखा है 54120, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेशन थे ना x के अंदर उनका टोटल दिस वन, इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये पता चला 2 एंट्रीज वेयर रॉन्गली एंटर्ड एज 850 एंड 320। इसमें भैया जो 2 नंबर ऐड किए गए ना वो गलत हो गए। कौन कौन से सर? एक तो 850 और 320। तो क्या करेंगे, इसको फटाफट माइनस कर दो भैया, जो गलती है उसको माइनस कर दो। 850 माइनस कर दिया, और कौन सा करना है सर? माइनस करना है 320 भी, माइनस कर दिया 320 भी। और क्या करना है, इंस्टेड ऑफ 580 और 230 एंड 230, मतलब होना क्या चाहिए था ऐड, ये और ये ऐड होना चाहिए था मेरे बच्चों। तो प्लस कर दो सर 580 और प्लस कर दो सर 230। तो गलत वाले को माइनस, सही वाले को प्लस। तो अब सबमिशन एक्स क्या आएगा मेरे बच्चों? करो आप लोग फटाफट, बताइए सर, इसको कर लो कैलकुलेटर से। तो बच्चों करते हैं अगर, तो ये है 54120 माइनस 850 और फिर है माइनस 320, फिर है प्लस 580, फिर है प्लस 230 इक्वल्स। तो बच्चों मेरे ये आ रहा है 53760 आ रहा है, ठीक है। अब निकालने क्या बोला है, करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार निकाल। अब क्या दिक्कत है मेरे बच्चों, एक्स बार क्या होता है, सबमिशन एक्स अपॉन एन, है ना। आपने ये सब नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। आप लोगों ने डायरेक्ट कर दो, कैलकुलेटर से ठोक दो बस। क्या है था सर, ये 53760 था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बोले हैं? हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये दे रखा ऊपर 20, ठीक है। ये ध्यान रखना, कितना बोला है 20, क्योंकि x 1 से लेकर कहां तक 20 तक। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 20 हो गए। तो डिवाइड बाय 20 करो बच्चों, तो ये आ रहा है 2688, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल है ना। चलो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर? देखो आराम से समझो, इसको थोड़ा समझने वाला है। बोला है द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज बोला है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और मीन बोला है, ठीक है। इन अ सर्टेन कंपनी वाज कितना, ₹600। तो इसका मतलब आपको पता है सर, कंबाइंड मीन बोला है एक्स बार 1 2, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। ये आपको कितना दे रखा है, देखो लिख लो 600। बोला है द मीन सैलरीज पेड टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर 620 और 520। तो 1 को मैंने क्या ले लिया, 1 को मेल पकड़ लो और 2 को फीमेल ले लो। तो मेल का जो बोला इसको एम ले लो, ठीक है, शॉर्ट के लिए। इसको फीमेल ले लो एक्स बार 2 को। तो मेल का कितना बोला है, पेड टू मेल, मेल का बोला है 620, देखो 620 लिख दिया। और सर फीमेल का बोला है 520, हो गया जी सर। अब बोला है मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज रेशियो इन द कंपनीज। अब इनका जो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का जो रेशियो है ना वो बताना है, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स हमें N1 ले लिया मेल, नंबर ऑफ मेल, और N2 बोल दिया नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। इनका रेशियो बताना है, बस। क्या दिक्कत है, करे सर। इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? देखो इधर बच्चों, एक्स बार 1 2 इज इक्वल टू N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 अपॉन में N1 प्लस N2 होता है, ठीक है। ये आपको दे रखा है कितना सर, ये दे रखा है आपको 600। तो चलो बच्चों 600 लिख दिया। यहां पे देखो आपको N1 नहीं पता, एक्स बार 1 कितना है 620, ठीक है। इसको 620 कर दो, ठीक है। चलो जी, प्लस N2 कितना है नहीं पता सर, यहां पे एक्स बार 2 कितना है 520 कर दो, मल्टीप्लाई 520। N1 प्लस N2 नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रख दिया बस। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसे देखो आराम से। अब सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सर 600 N1 प्लस 600 N2 इज इक्वल टू, सर इधर तो आ जाएगा 620 N1 प्लस 520, क्या आ जाएगा 520 N2।
है ना, यही आएगा। चलो जी ठीक है, 520 N2। अब भैया N1 को एक तरफ कर लो और आप क्या करो N2 को एक तरफ कर लो, है ना। तो देखो ये बड़ा है ना, तो ये छोटा वाला लेके आओ ताकि नेगेटिव साइन ना करना पड़े। तो इधर मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चों, 600 N2 माइनस दिस वन 520 N2, इधर क्या कर दिया 620 N1 माइनस 600 N1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 माइनस 520 कर लो तो कितना आ जाएगा, इधर 80 आ जाएगा, है ना। तो इधर आ गया मेरे बच्चों 80 N2, ठीक है, और इधर आ जाएगा 20 N1। अब आपको N1:N2 लाना है। देखो अब आ गया समझ में जी सर। तो बच्चे यहाँ पे करो, ये N1 के नीचे लेके आ जाओ N2 को, है ना। और इधर क्या है सर, इधर है आपका 80/20, तो इधर 80 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बच्चों 4:1 आ जाएगा, दैट इज N1:N2, ठीक है। तो 4:1 है क्या, यस सर है, ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, है कि नहीं। चलो बच्चों आगे करें। हाँ ये भी क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। क्या बोला है बच्चों, ध्यान से समझो। बोला अ पर्सन वर्क्स 8 किलोमीटर एट 400 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये आपका स्पीड गिवन है। 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया, 3 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। एन बोला 4 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर एन आवर, ये डिस्टेंस और ये स्पीड हो गया। आपको एवरेज स्पीड पर आवर निकालना है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है ना, मैंने कल से वीडियो में भी पढ़ा रखा है ना, लिंक नीचे दिया जा रहा है, वो वीडियो बड़े आराम से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से समझा रहा हूं और ये मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा आप लोग के लिए। काफी बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट से अपने तरीके से समझा रहा हूं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है। आपको सिंपली बोलो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू, आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। गिवन है नहीं है बताओ, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि भैया आपको ये है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दे रखा है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना है, तो हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना है, तो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या, ये चीज अप्लाई होगी उसमें भी, फॉर्मूला तो यही है ना। तो जो डी है डिस्टेंस, हार्मोनिक मीन में फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो ध्यान से समझो, मैं दोनों के साथ कंपेयर कर देता हूं। ऊपर आता है सबमिशन एफ, क्या आता है, सबमिशन एफ आता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, वो आपका क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगी, ये समझ लो अब, ठीक है, वो होगी फ्रीक्वेंसी। इतना आ गया समझ में। और हमारा देखो टाइम, अब टाइम का मतलब क्या, हमें टाइम तो गिवन नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली, तो अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस होगा। क्योंकि देखो मुझे एस पता है, डी पता है, टी नहीं पता, टी निकालूंगा तो टी इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन एस होगा। एस इधर आ गया, टी इधर आ गया, सिंपल। थोड़ा सा एक दो बार 2 सेकंड के लिए सोचो, ठीक है। तो इसका मतलब हमने डी को क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी लिया था, और यहां पे क्या है, एस क्या है हमारा, स्पीड है, तो उसको हमने एक्स ले लेना है। तो फॉर्मूला क्या होता है पता है, यहां पे हार्मोनिक मीन का सबमेशन एफ, ठीक है, ध्यान से समझो, सबमेशन एफ, और यहां पे हो जाएगा f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3, ये होगा मेरे बच्चों फॉर्मूला। देखो मैंने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया। कभी भी दिक्कत आए, आपको एवरेज स्पीड बोले, आप ये बना लो। आपको दिक्कत होती है फ्रीक्वेंसी किसको लेना है, किसको एक्स लेना है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भैया आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड गिवन है और क्या डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का क्या होता है, डी अपॉन एस। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी अपॉन एस, ऊपर क्या डी क्या था, फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने अभी समझाया। तो यहाँ पे डी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और x1 क्या हो गया, स्पीड हो गया। बस क्या दिक्कत था, ये चीज यहाँ पे आपको पकड़ना है मेरे बच्चों। अब देखो सिंपली अगर मैं करता हूँ सबमिशन एफ, तो डिस्टेंस कौन कौन सा है बताओ आप। सर ये 8 किलोमीटर एक डिस्टेंस हो गया, 6 किलोमीटर
और 4 किलोमीटर। तो इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 8 प्लस 6 प्लस 4, और नीचे क्या होगा, F1 क्या था, डिस्टेंस ही तो है, 8 अपॉन x1 क्या स्पीड कितना बोला है, 4 किलोमीटर एन आवर, तो 8 अपॉन 4 प्लस फिर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 4 और स्पीड है कितनी, स्पीड है आपकी 2, बस दैट्स ऑल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, देखो डायरेक्ट 8 अपॉन 4, तो कर रहा हूं मैं बच्चों 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू m प्लस, फिर 6, फिर कर दूंगा 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू m प्लस, फिर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m प्लस, ठीक है, ये सारा हो चुका है। अब ऊपर कितना आ रहा है, 6 4 10 8 18, तो 18 आ जाएगा, डिवाइड MRC और इक्वल, तो इसका जो आंसर आ रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, 3 इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी है। तो देखो कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों को क्या डिटेल तरीके से समझाया, आपने बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, तो चुटकियों में निकल आएगा, सिर्फ कैलकुलेटर का खेल है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का फीचर नहीं है, बोला है, क्या बोला है बच्चों, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू, अगर इसमें हम चेंज करते हैं ना बच्चों, तो अर्थमेटिक मीन भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। मान लो मैं 3 ले रहा हूं वैल्यूज 1 2 3, तो मैं बोलूंगा बच्चे इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। अब क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 3 2 5 1 6, 6 डिवाइड बाई 3 सर 2 आ गया। बट मैं अब क्या वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मान लो 1 था 2 था, 3 के जगह पे मान लो मैं ले रहा हूं 9, तो आप कहोगे सर ये 9 1 10 2 12, डिवाइड बाई क्या करोगे 3, तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 4, तो चेंज आ रहा है ना अर्थमेटिक मीन, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, आपको नॉट बोला है, तो ये तो खैर प्रॉपर्टी है। अर्थमेटिक मीन इज वाइडली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ नॉट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अभी आपने देखा ना हमने वैल्यूज ली थी, तो जब वैल्यूज ले रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं, हम क्वांटिटी बता रहे हैं, तो क्वालिटेटिव को, तो क्वालिटेटिव फिनोमिनन को कंसिडर नहीं किया जाता है। आगे अर्थमेटिक मीन प्रोवाइड्स अ गुड बेसिस फॉर कंपैरिजन, बिल्कुल है ना, जैसे आपने बोलते हैं ना एवरेज आया इस बच्चे का इतना उस बच्चे का इतना, तो कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बोला अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगा, तो मतलब अगर मैं निकालूं तो भी सिंगल ही वैल्यू आएगा, आप निकालो तो भी सिंगल वैल्यू आएगा, कोई भी स्टैटिस्टिशियन निकाले तो सिंगल वैल्यू ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो सारी उसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। सिर्फ ये जो है ऑप्शन बी क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि नॉट बोला है क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। क्या हम मीडियन और मोड की वैल्यू ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं, यस डेफिनेटली निकाल सकते हैं, तो ये ट्रू है। मीडियन के लिए हम ऑजाइब का इस्तेमाल करते हैं, लेस देन मोर देन पता है आपको, और अगर मैं बात करूं मोड के लिए हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बात करते हैं किसकी, ऑजाइब, और मोड के लिए हम बात करते हैं मेरे बच्चों किसकी, हिस्टोग्राम की, ठीक है। तो आपने और भी तैयारी करनी है, तो मैं पूरी चीजें देखो डिटेल में बता रहा हूं आपको, एक एक चीज है ना, और कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो को एक बार बड़े गौर से आखिरी तक देखना है, सब समस्याएं दूर निकल जाओगे स्टैट में, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से। आगे क्या बोला है, अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मोर देन 2 मोड्स, अगर 2 से ज्यादा मोड आए बच्चों, ठीक है, तो क्या उसे मल्टी मोडल कहेंगे, यस है ना। एक होता है तो यूनिमॉडल, 2 हो गया बाई मॉडल, 2 से ज्यादा मल्टी मॉडल, है ना, और इसे इल डिफाइंड भी कहा जाता है, तो ये तो आपका ट्रू है। चलिए